आज हम बात करेंगे cDNA लाइब्रेरी की। तो ये जो cDNA लाइब्रेरी है इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो नॉर्मल जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो जनरेशन होता है cDNA का ये सेलुलर mRNA से होता है और ये क्या चीज़ बताता है कि एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स अलग अलग जो सेल की टाइप्स होती हैं, अलग अलग सेल्स की कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उस चीज़ से ये जनरेट होता है। इनके बहुत स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये सिग्निफिकेंटली लोअर होता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी से। जो इसका क्लोन बनता है cDNA का वो लोअर इन साइज़ होता है जीनोमिक cDNA लाइब्रेरी से, इसलिए हम उसको cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो हम क्लोनिंग और एक्सप्रेशन के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर हम फेज लैम्डा वेक्टर यूज़ करते हैं या लैम्डा GT10 लैम्डा GT11 फेज वेक्टर्स, जिनको हम इंसर्शन वेक्टर्स कहते हैं। और ये कम से कम 7.6 टू 7.2 किलो बेस पेयर्स तक आपके फ्रेगमेंट को क्लोनिंग करा सकते हैं। ऐसे ही है अल्फा ZAP सीरीज। फेज क्लोन्स हैव टू बी सब क्लोन बैक इनटू प्लास्मिड्स कॉल्ड फेजमिड्स। इसकी बहुत हाई कैपेसिटी होती है, 10 KB तक ये इसको क्लोनिंग कर सकते हैं। पहले जो हम शुरुआती अवस्थाओं में जब हम क्लोनिंग स्ट्रेटजी अपनाते थे वो अर्ली cDNA क्लोनिंग मेथड्स कहते थे। उसके 3 स्टेप्स होते थे। पहला होता था फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस ऑन द mRNA। यहाँ पे जो एंजाइम था वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। फिर अब जब मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन गया तो अब उस mRNA टेम्पलेट का रिमूवल होगा और उसके बाद में जो आपका पहला स्ट्रैंड डीएनए का निर्मित हो गया उसको हम कहेंगे फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए। अब इस फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए से सेकेंड स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसिस शुरू होगा, जिसके लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम यूज़ होगा। अब ये जो cDNA क्लोनिंग जो होती थी पहले जो 1970s में शुरू हुआ था वो होमो पॉलीमर टेलिंग मेथड से यूज़ किया गया था। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डिटेल में देखें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका एक वेक्टर है इस तरफ PBR322 और यहाँ पे आपका मैसेंजर आरएनए है जिसको कि आपके ओलिगो DT टेल्स यहाँ पे ऐड होंगी, क्योंकि आप तीसरे सिरे पर देख सकते हो एडेनाइन। तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एल्कली की मदद से यहाँ पे एक cDNA जनरेट हो गया जिसमें कि आपके थाइमीन की पॉली सीक्वेंसेस अटैच्ड हैं। फिर यहाँ पे पहला स्ट्रैंड बन गया, उसके बाद में सेकेंड स्ट्रैंड उसका सिंथेसिस होगा। और उसी तरह से अगर हम देखें तो प्लास्मिड में भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पे टर्मिनल ट्रांसफरेज और DGTP से आपके निर्मित हो गए स्ट्रैंड्स। ये दोनों स्ट्रैंड एक तो आपका जो वेक्टर का है और एक जो आपने यहाँ पे मैसेंजर आरएनए से लिया है, इन दोनों की एनीलिंग कराएंगे। एनीलिंग के बाद में फिर आपका सिलेक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके ग्रुप्स का। तो इस तरह से आप इसको टेक्निक को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट जो ये है अर्ली क्लोनिंग स्ट्रैटेजी। अब उसके बाद में आया एक और मेथड होमो पॉलीमर टेलिंग मेथड। जो होमो पॉलीमर जो टेलिंग मेथड है इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका जो वेक्टर का है और जो आपने जो डीएनए यहाँ पे लिया है दोनों को मिक्स और एनील किया जाता है यूजिंग अ होमोजेनस बेसिस। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमो पॉलीमर टेलिंग मेथड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपने यूज़ किया एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, और यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल 3' जो प्राइम एंड है उस पर एडेनाइन के समूह हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस दूसरी तरफ होंगे। और जैसे ही एनील करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पहले क्या देखते हो आपके दोनों लीनियर होते हैं और फिर ये कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मेथड की कि जो क्लीवेज हो जाता है कई बार न्यूक्लियस से, जैसे कि सर्टन अमाउंट ऑफ सीक्वेंसेस 5वें सिरे से हट जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ रिफाइंड मेथड्स और हो गए, जैसे इम्प्रूव मेथड बाय cDNA क्लोनिंग हो गया, डायरेक्शनल क्लोनिंग हो गया, या नॉन डायरेक्शनल क्लोनिंग जैसे कि गबलर हॉफमैन मेथड है, कैप्चर मेथड है और ओलिगो कैपलिंग मेथड है। तो अगर हम इम्प्रूव्ड मेथड की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए है, उसमें आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और DNTPs को ऐड किया।
मैसेंजर आरएनए से आपका बन गया cDNA। अब यहाँ से टर्मिनल ट्रांसफेरेज और DCTPs हैं, और फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो cDNA बन गया, तो एल्कलाइन सुक्रोज ग्रेडियंट हाइड्रोलाइजेस RNA रिकवर्स फुल लेंथ ऑफ cDNA बन गया। अब यहाँ से दूसरा स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा विच इज़ इंसर्टेड इनटू वेक्टर बाय होमोपॉलीमर टेलिंग। तो ये इम्प्रूव मेथड है, या फिर हम लिंकर्स के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्शनल क्लोनिंग जो मेथड है, इसमें हम मैसेंजर आरएनए में ओलिगो DT डालते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एल्कली से फर्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, फिर सेकंड स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है बाय DNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। और यहाँ पे हम लिंकर्स डालते हैं, उनका लाइगेशन होता है, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, EcoR1 लिंकर्स होते हैं। देन अगेन वी आर यूजिंग अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी आर यूजिंग 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वी आर कटिंग देम एंड देन वी आर इंसर्टिंग इनटू द वेक्टर। तो ये डायरेक्शनल क्लोनिंग मेथड है। उसके बाद में आया गबलर हॉफमैन मेथड। इसमें आप देख सकते हो कि मैसेंजर आरएनए से ओलिगो DT से आपके कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ, फिर आप क्या देखते हो कि RNAs H और रैंडम प्राइमर्स और DNA पॉलीमरेज एंजाइम से आपका सिंथेसिस हुआ नए स्ट्रैंड का फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो आपका ड्यूप्लेक्स DNA इस तरह से जनरेट हो गया। हेयर इन दिस मेथड वी आर यूजिंग अपार्ट फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNAs H रैंडम प्राइमर्स एंड DNA पॉलीमरेज। उसके बाद में आया कैप्चर मेथड फॉर फुल लेंथ cDNA। कैप्चर मेथड में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक कैप है जो कि एडेनाइन, जो फर्स्ट एंड cDNA का जो सिंथेसिस हो गया, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, फुल लेंथ आपको करनी है या पार्शियल लेंथ का आपको करना है। तो अगर फुल लेंथ का करना है तो RNAs ट्रीटमेंट होगा, आइसोलेशन होगा ELF 4E एफिनिटी कॉलम में, और इस तरह से आप क्या देखते हो कैप का एक समूह यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो पूरी की पूरी लंबाई होती है cDNA की, या फिर आप पार्शियल कर सकते हो उसको, तो पार्शियल लेंथ cDNA होगा। फिर होती है ओलिगो कैपिंग मेथड। ओलिगो कैपिंग मेथड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंसेस होंगी, कुछ सीक्वेंसेस जो अटैच्ड होंगी, BAP ट्रीटमेंट कराएंगे और उसके बाद में TAP ट्रीटमेंट होगा ओलिगो प्लस RNA लाइगेज से। यहाँ पे ओलिगो कैपिंग होगी मैसेंजर RNA की ऑन द लेफ्ट साइड, फिर आपके फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड का जनरेशन होगा, और इस तरह से ओलिगो कैपिंग मेथड होता है। हम स्क्रीनिंग करते हैं कि आपने बना तो लिया DNA फ्रॉम मैसेंजर RNA, तो आप पता कैसे करोगे कि कहाँ कहाँ पे आपके cDNA लाइब्रेरी बनी है। उसके लिए हम अडॉप्ट करते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड को, प्लेक लिफ्ट मेथड को और इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड को। तो अगर हम बात करें कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है आपने रेप्लिका जो प्लेट है नाइट्रोसेलुलोज डिस्क की, उसको एगर में प्लेस करते हैं, पेट्री प्लेट में करते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें ऑटो रेडियोग्राफी जब करनी है तो हम रेफरेंस सेट ऑफ कॉलोनीज़ को लेते हैं, हम पिक करेंगे पॉजिटिव कॉलोनीज़ को, फिर हम रिटेन करेंगे मास्टर प्लेट को एगर सरफेस पे, फिर हम नाइट्रोसेलुलोज डिस्क को रिमूव कर देंगे, लाइसिस कराएंगे बैक्टीरिया का, न्यूट्रलाइज कराएंगे, प्रोटीनेज वॉश कराएंगे और DNA प्रिंट यहाँ आएंगे। DNA प्रिंट को हम कैसे विजुलाइज करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी से, जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन होगा 32P लेबल प्रोब के साथ में। फिर हम प्लेक लिफ्ट मेथड देखते हैं। तो प्लेक लिफ्ट जो मेथड है उसमें प्लेट अप टू 5 × 10⁴ रिकॉम्बिनेंट फेजेस होते हैं। फिर हम उसको इंक्यूबेशन करते हैं और उसके बाद में नाइट्रोसेलुलोज शीट लेते हैं और उसमें फेज पार्टिकल्स और रिकॉम्बिनेंट फेज DNA प्लेट से बाइंड करते हैं नाइट्रोसेलुलोज में। फिर हम उसको देखते हैं कि वी कैन ऑल्सो रिटेन द प्लेट एंड स्टोर इट फॉर 4 डिग्रीज। देन वी कैन गो फॉर अदर मेथड, वी कैन गो फॉर ऑटो रेडियोग्राफी इमेजेस और पॉजिटिव प्लेक्स। इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड में हम बैक्टीरियल प्रोमोटर साइट होती हैं, यूकैरियोटिक DNA इंसर्ट होता है, मतलब आपका यहाँ पे आपने एक वेक्टर यूज़ किया है, वो एक प्लास्मिड है जिसमें अलग अलग साइट्स हैं, बैक्टीरियल प्रोमोटर साइट हैं और यूकैरियोटिक DNA इंसर्ट की साइट हैं। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इकोलाई में। इकोलाई में बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑन एगर प्लेट, कॉलोनी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, देन वी आर ट्रांसफरिंग टू अ रेप्लिका प्लेट। फिर ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज शीट में, फिर हम ऐड करते हैं रेडियो लेबल एंटीबॉडीज, फिर हम ऑथो रेडियोग्राम में उसको विजुलाइज करते हैं। अब जो हमने पहले जो लाइब्रेरी पढ़ी थी जिसको हम कह रहे थे जीनोमिक लाइब्रेरी, अब ये जो लाइब्रेरी है वो cDNA है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जो cDNA है वो प्रिपेयर्ड होती है बाय यूजिंग mRNAs टेम्पलेट, और जो जीनोमिक होती है वो डायरेक्टली फ्रॉम जीनोमिक DNA से प्रिपेयर्ड होती है। cDNA में रिप्रेजेंटेशन होता है उन्हीं जीन्स का जो एक्सप्रेशन करती हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में,
और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसका पूरा एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है ज़्यादा, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस और लाइगेजेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये इंट्रॉन्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इनमें इंट्रॉन्स होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए ऑफ ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो जीनोमिक है ये यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपेबल है एक्सप्रेशन में बैक्टीरिया के बिकॉज दे लैक इंट्रॉन्स। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज ये कैरी करते हैं इंट्रॉन्स एंड प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मशीनरी टू प्रोसेस द इंट्रॉन्स। तो ये इनके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरीज़ की। अब जो एप्लीकेशन एरिया की अगर हम बात करें cDNA लाइब्रेरी की, तो कहाँ कहाँ पे हम उस पर अप्लाई करेंगे? हम ज़्यादातर यूकैरियोटिक जीनोम्स की स्टडी में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया नॉन कोडिंग रीजन्स को। हम एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं यूकैरियोटिक जीन्स इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो cDNA डज नॉट हैव इंट्रॉन्स एंड देयरफॉर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये यूज़फुल है रिवर्स जेनेटिक्स की स्टडी में, जहाँ पे हमें एडिशनल जीनोमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम इनको यूज़ करते हैं फंक्शनल क्लोनिंग में, मतलब हमें किसी भी एनकोड करना है किसी प्रोटीन का फंक्शन, तो उसकी जीन को हमें आइडेंटिफाई करना है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए के, तो एक्सप्रेशन लाइब्रेरीज का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो cDNA के माध्यम से ही होगा। इसलिए एक प्रकार से यह बहुत ही रिफाइंड और विकसित लाइब्रेरी की टेक्निक है जिसको हम cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। तो दोनों ही cDNA एज वेल एज जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज आर वेरी fruitful for cloning methods. I hope you are able to understand it in a very fruitful way. Thanks for watching.